लेकिन क्या हो गई? क्या देश लूटने से बच गया? आज वो बाबा रामदेव, वो जो आंख सी बंद बंद करके बात करता था, वो कहता था 400 लाख करोड़ बाहर जमा है, आएगा तो एक एक गांव के हिस्से में 2-2 करोड़ आएगा। और मोदी ने तो उससे भी बड़ा गोला छोड़ दिया कि जो बाहर से पैसा आएगा 15-15 लाख आएगा एक एक हिस्से में। आ गया, चलो आना जाना तो गया भाड़ में। पर हमारा सवाल ये है कि वो पैसा किसका है? क्या वो भी अंग्रेजों ने लूटा या हमारे देश के दुष्टों ने लूटा? अरे वो तो है। आज क्या उत्तम खेती बची? अरे जब उत्तम खेती बची नहीं, जब हमें आजादी का नुकसान हो गया, फिर हम क्यों मरे थे आजादी के लिए? हमने क्यों कुर्बानियां दी थी? अरे जितने देश को आजाद कराने के लिए फांसियों पे चढ़े, उनमें एक पूंजीपति का बेटा दिखा दीजिए, अंबानी अडानी का, टाटा बिरला का एक बेटा दिखा दीजिए। और सारे इन किसानों मजदूरों के तो थे। अरे बन गए राष्ट्रवादी। अरे इन्होंने तो आरएसएस वालों ने तो 60 साल तक अपने दफ्तर पे तिरंगा नहीं लगाया। 60 साल तक। साथियों, हमने हिसाब लगाया ही नहीं, हम तो कोल्लू के बैल की तरह चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। हिसाब लगाइए, अगर घाटा हो तो लड़िए, अगर मुनाफा हो तो खेती करिए। साथियों, जब देश आजाद हुआ तब देसी भाषा में समझा दूं, अगर देश की जीडीपी जिसको बोलते हैं, देश का कारोबार जिसको बोलते हैं, उस देश के कारोबार में अगर 100 रुपए देश कमाता था तो 60 रुपए हिस्सा खेती का था। और आज अगर 100 रुपए देश कमाता है तो 10 रुपए खेती का हिस्सा है। या दूसरे शब्दों में यह मानिए, आज पूरे देश के किसानों के पास 100 रुपए में केवल 10 रुपए हिस्से आ रहे हैं इनके। और अभी इनके पेट में दर्द है, अभी राजी नहीं है, अभी सब्र नहीं आया। अभी तो केवल पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये कहते हैं बहुत कम है, ये तो सारे ही मर जाने चाहिए, इनको तो जरूरत ही नहीं जिंदा रहने की। कीड़े मकोड़े हैं ये। साथियों, अभी 10% नहीं बचेगी। अभी जो कानून बना रहे हैं ना, ये कहते हैं इस खेती करने वालों के पास सिर्फ 100 रुपए में 6 रुपए रहने चाहिए, इसलिए ये कानून बनाए। अगला एक कानून और आएगा, अभी यहां सब्र नहीं है, आगे खेती भी कारपोरेट करेगा। साथियों, कैसे जिंदा बचोगे समझाओ मेरे को। क्या फायदा हुआ हमें आजादी का? हमने कर्जा ले लिया फसल पैदा करने, हमने तो मांगा ही नहीं कर्जा। हमने कब मांगा था कर्जा दे दो हमें? 1965-66 के अंदर यही स्वामीनाथन, जो आज एमएस स्वामीनाथन की हम बात करते हैं, ये उस वक्त के वैज्ञानिक हैं। उस वक्त इनकी जिम्मेवारी लगाई थी कि देश में अनाज पैदा कैसे करवाना है, एजेंडा दिया था इनको। और इन्होंने कहा था किसानों को कर्जा दे दो। तब कर्जा लिया था हमने। हम तो बैलों की खेती करते थे, इन्होंने कहा हम कर्जा देते हैं, ट्रैक्टर ले लो। हमने ट्रैक्टर की खेती शुरू करी, हमने ट्यूबवेलों की खेती शुरू की और कर्जा चढ़ता गया। और हमारा आज हमारी कमाई का आधा हिस्सा बैंकों को ब्याज में जा रहा है। हिसाब लगा के देख लेना। साथियों, हमें क्या फायदा हुआ ज्यादा अनाज पैदा करने का? जब पहला भाव तय हुआ, अगर उससे हम बाजार की तुलना कर लें, 1967 के साल में पहला भाव तय हुआ है, अगर हम 70 से भी मान लें, जिस कर्मचारी की 1967 में 100 रुपए तनख्वाह थी ना, उसकी आज 40,000 हो गई, 400 गुना बढ़ गई। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन आपके भाव, अगर हम गेहूं से तुलना करें तो 28 गुना बढ़ा है।
अगर हम सोने से तुलना करें, सोने के चौगिर्द देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। सोना धुरी माना जाता है देश की अर्थव्यवस्था का। 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आता था। 184 रुपये भाव था सोने का और 72 रुपये भाव था गेहूं का। 2.5 क्विंटल का 1 तोड़ा सोना था। अगर आज आप 1 तोड़ा सोना खरीदोगे तो कितने का आएगा? 25 क्विंटल गेहूं का। और 25 क्विंटल का तब आएगा अगर एमएसपी मिले, और अगर 1600 में बिके फिर नहीं 25 क्विंटल का आएगा। साथियों कहाँ खड़े हैं हम? फिर 30 क्विंटल गेहूं का आएगा। अगर आज भी 2.5 क्विंटल का 1 तोड़ा सोना आता है तो हम बाजार के बराबर खड़ेंगे, तो हमारा लेवल बाजार के बराबर होगा और आज भी उत्तम खेती हो जाएगी। हमें क्या फायदा हुआ देश को कुर्बानियां देने का देश के लिए? पिछले मैं बता हटा हूं 3.5 से 4 लाख किसान पिछले 20 साल में मर गए। कितना कर्जा? केवल 7-7.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दे तो जितना खेती पे कर्जा बता रहे उसमें आधा एग्रो इंडस्ट्री का है, आधा खेती का है। और इतने कर्जे में 3.5-4 लाख किसान मर गए और इससे 2 गुना कर्जा बैंकों का पूंजीपतियों ने मार लिया। आज 15 लाख करोड़ है जिसको एनपीए बोलते हैं। 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ में एक भी पूंजीपति मरया हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या करी हो तो बता दो, एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। क्या ड्रामा क्या है? ये 2 तरह के कानून कैसे हैं हमारे देश में और हम चुप क्यों हैं? अरे कब लड़ोगे? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब लड़ोगे? आखिर क्यों? किसके भरोसे बैठे हैं चुप हम? कौन आएगा हमारे लिए लड़ने के लिए? कहते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं करता ना उसके लिए खुदा भी कुछ नहीं करता। और जो अपने लिए लड़ता है ना कहते फिर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप लड़ने के लिए हिम्मत करोगे ना तो ऊपर वाला भी साथ में खड़ जाता है आके। आज देख लीजिए कितने षड्यंत्र बीजेपी ने इस आंदोलन के खिलाफ लड़े हैं। वो ऊपर वाला वो परवरदिगार मदद कर रहा है, उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए। आज आप जाके देखो ना, हम तो इसको धर्मयुद्ध बोलते हैं और उन धर्मों को तीर्थ स्थान बोलते हैं। आज आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, मैं बात कर रहा हूं कि परमात्मा कैसे मदद करता है। आज आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाइए, हर चीज का रेट सोया मिलेगा। लेकिन जो किसानों के तीर्थ है ना, चाहे टीकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, चाहे दूसरे बॉर्डर है, हर चीज फ्री है। खाने से लेके पैरने तक की हर चीज फ्री है। इससे बड़ा तीर्थ स्थान क्या हो सकता है? साथियों, ये धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध ये केवल पैदा करने वालों के लिए नहीं, केवल किसान की लड़ाई नहीं है। किसान ने तो शुरू की है। साथियों, उन लोगों पे भी तरस खाइए, उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाइए। हम तो जमीन वाले तो 75% अनाज अपने खेत में पैदा कर लेते हैं, खाने की 75% चीजें पैदा कर लेते हैं। जो सारा मोल लेके खाएगा, इन कानूनों से पूरा देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा। और जब चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा तो पूरे देश को उनसे मोल